भारत दुनिया भर के साइबर अपराधियों के निशाने पर है और इसका खुलासा इंडिया थ्रेट लैंडस्केप की एक रिपोर्ट में हुआ है। भारत हर साल दुनिया भर के कुल 14% साइबर हमलों का सामना करता है, जबकि अमेरिका, इंडोनेशिया और चीन जैसे देश साइबर हमलों से कुछ हद तक दूर हैं। आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ते साइबर अपराध के बारे में, जानेंगे इसे रोकने के उपाय, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय हैकर्स और साइबर अपराधी दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारतीयों को निशाना बना रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सिंगापुर स्थित साइबर सुरक्षा फर्म साई फर्मा के आंकड़े बता रहे हैं। 2023 इंडिया थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट के मुताबिक भारत विश्व स्तर पर सबसे अधिक टारगेट वाला देश है। दुनिया भर में जितने भी साइबर अपराध होते हैं, उसके 13.7% मामले भारत से जुड़े होते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 9.6% साइबर हमलों के साथ अमेरिका दूसरे नंबर पर है। वहीं 9.3% के साथ इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है, जबकि 4.5% साइबर हमलों के साथ चीन चौथे नंबर पर है। साई फर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक आईटी और बीपीओ सहित सर्विस कंपनियां मार्च 2021 और सितंबर 2023 के बीच 14.3% साइबर हमलों का शिकार हुई, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11.6% और स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में लगभग 10% साइबर हमले देखे गए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित रिटेल सेक्टर में 9.8%, जबकि सरकारी एजेंसियों पर 9.6% हमले हुए। बैंकिंग और फाइनेंस सर्विस इंस्टीट्यूशन में 9.5%, ऑटोमोबाइल में 8.3% और एयरलाइन से जुड़ी कंपनियों पर 6.1% साइबर हमले हुए। 2015 से 2016 के बीच भारत पर लगभग 59% साइबर हमले पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट के ऑपरेटरों से थे। आज के समय में 6.4% हमले पाकिस्तान या उसके सहयोगियों से हैं, जबकि 79% हमले चीन से हैं। विशेषज्ञों की माने तो भारत में एक तरफ जहां डिजिटलीकरण ने साइबर सुरक्षा की आवश्यकता को तेज कर दिया है, वहीं भारत के साइबर सुरक्षा नियम कमजोर और अपर्याप्त हैं। ऐसे में जागरूकता के साथ सुरक्षा तकनीक मजबूत करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। दीपिका सिंह, सोशल मीडिया एक्सपर्ट एंड सीईओ डीप साइट्स, हमारे साथ है। दीपिका, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इंडिया 360 डिग्री के इस खास कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपसे कई बार हमारी साइबर अटैक्स और साइबर सुरक्षा, साइबर हाइजीन पर चर्चा हुई है, लेकिन ये जो अब ये नई रिपोर्ट है उससे थोड़ी चिंता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इंडिया थ्रेट लैंडस्केप में नंबर 1 पर है, अव्वल पर है। उससे कई नीचे अमेरिका, इंडोनेशिया और चीन जैसे देश हैं। क्या वजह है कि जो साइबर अपराध हैं या साइबर अपराधी हैं, डिजिटल डकैत हैं, हैकर्स हैं, कुछ भी कहें, उनकी नजर इंडिया पर ज्यादा है और वो बहुत आसानी से सेंध मार पाते हैं यहाँ पर? जी। सो यहाँ पे जो सबसे पहला कंट्रीब्यूटर मैं बताना चाहूंगी वो है हमारी पॉपुलेशन, स्पेशली हमारी डिजिटल पॉपुलेशन। अभी हमारे पॉपुलेशन में से 80 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, स्मार्टफोन एक्सेस है, एंड जितने भी हमारे डेटा प्लान्स अभी जो सस्ते होते जा रहे हैं, उसकी वजह से डिजिटल इंक्लूजन सरकारों के कई प्रयासों के बाद काफी अच्छी तरीके से हुआ है। बट जैसे ही लोग ऑनलाइन आते हैं, जैसे ही लोग एप्स का इस्तेमाल करते हैं, वो जालसाजों का भी एक शिकार बन जाते हैं। यहाँ पे अगर कुछ आंकड़े हम देखे जाए, every month there are more than 80,000 attacks that are revolved in the country. इसमें हम देखते हैं कि जितने भी अटैक्स होते हैं वो रैंसमवेयर, फिशिंग अटैक्स, सोशल इंजीनियरिंग, ओटीपी फ्रॉड्स, ये केवल वही है जो रिपोर्ट होते हैं। जो रिपोर्ट नहीं होते उनकी संख्या ऐसे 2 से 3 टाइम्स है। इस चीज की वजह से जालसाजों के लिए गोल्डन हेवन बन चुका है। दूसरा है कि जैसे ही उन्होंने देखा कि इंडियन मार्केट में अभी इतने नए एप्स आ रहे हैं, हर एक कंपनी इंडियन मार्केट को अच्छी तरह ट्रीट कर रही है और नवी टेक्नोलॉजीज लेकर आ रही है। बस बिकॉज एक कंज्यूमर अवेयरनेस भी कम है और हमारे लॉज अभी तक उतने इवॉल्व नहीं हुए टू डील विद इट। अभी तक हम देख रहे हैं कि जितने स्पैम कॉल्स हमें आते हैं, मार्केटिंग कॉल्स आते हैं, इन सब एजेंसीज को कस्टमर्स के नंबर मिलते कहाँ से हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा था कि 81 करोड़ इंडियंस का डेटा जो था वो लीक हुआ था, स्पेशली वैक्सीनेशन का, उनके आधार इंफॉर्मेशन का, उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स का भी। तो अगर इतनी सारी इंफॉर्मेशन लीक हुई है
ये डेटा के डार्क बाजारों में इसकी खरीदी और बेची की जाती है और उससे यही देखा जाता है कि जालसाज इस डेटा को खरीद के इसका दुरुपयोग करते हैं और कस्टमर के यहाँ से पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। अगर इसका एक ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पिछले साल तक, दैट इज 2022, $7.2 trillion was the amount that was lost only in cyber crimes globally. अभी 2023 तक ये नंबर $8 trillion क्रॉस करने वाला है। ये अगर आप देखें तो फिर वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी अगर सिर्फ हमने साइबर क्राइम के लॉसेस देखे। तो अगर ग्लोबल में हमारा इतना कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, स्पेशली डिजिटल पॉपुलेशन, दैट इज द मेन रीजन व्हाई आवर नंबर्स आर सो एस्ट्रोनॉमिकली हाई कंपेयर्ड टू अदर कंट्रीज। बिल्कुल दीपिका, आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट किया। अगर सेक्टर वाइज भी समझें कि ये जो साइबर अपराधी हैं उनके निशाने पर कौन कौन से सेक्टर है, नंबर 1 पर आईटी बीपीओज आते हैं। अब ये बड़े बड़े आईटी हब्स हैं, ये कहाँ पर नहीं है। हम बड़ी जो हमारी आईटी सिटीज हैं, हम चाहे गुरुग्राम की बात कर ले, बैंगलोर में बात कर ले, अब तो छोटी छोटी सिटीज में भी बड़े बड़े आईटी हब्स खुल गए हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है, फिर स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ऑनलाइन रिटेल में हम काफी ज्यादा साइबर हैक्स के मामले देखते हैं। सरकारी एजेंसीज है, बैंकिंग फाइनेंस में तो होते ही हैं ऐसे मामले, ऑटोमोबाइल्स, एयरलाइंस। क्या वजह है कि आईटी बीपीओ ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा ऑनलाइन थ्रेट हमें देखने को मिलता है? क्या इनकी सुरक्षा, बिकॉज आईटी बीइंग मतलब ये एक बहुत बड़ी आयरनी है कि आईटी बीइंग इसका काम ही होता है कि आपको सुरक्षा, एक घेरा प्रदान करे। ऐसे किसी भी साइबर थ्रेट के लिए हम आईटी के पास ही जाते हैं और उन पर ही सबसे ज्यादा अटैक होना। कहां पर है ये इतना बड़ा लूप होल? सर्टेनली। तो हम एक एडेज में बिलीव करते हैं जिसमें हमने देखा है कि जितनी स्मार्ट एक टेक्नोलॉजी होती है उतने उसके टच पॉइंट्स और लूप होल्स उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं। इनफैक्ट हमने कुछ लोगों को कहते हुए भी सुना था कि अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करोगे तो आपके साथ साइबर क्राइम्स होंगे ही नहीं। बिकॉज जब एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट में काफी टच पॉइंट्स होते हैं जिससे कई टेक्निक का अंडरस्टैंड करके जालसाज आपके सिस्टम में इंट्रूजन करते हैं। दूसरा, जब अभी हम डिजिटल डेटाबेसेस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, पहले डेटाबेसेस हमारे रजिस्टर्स में होते थे, फिजिकल बुक्स में होते थे। अभी हर एक चीज को गवर्नमेंट सर्कुलर से लेके गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स तक को सबको डिजिटली स्कैन करके रखा है क्योंकि डिजिटल इज मोर एक्सेसिबल। पर इसका एक बेन साइड या एक बुरा साइड अगर हम देखेंगे, यहाँ पे यही दिखता है कि ये सारे डेटाबेसेस फिर ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं और अगर उसकी सिक्योरिटी का अच्छे से एक केयर नहीं किया जाए तो डेफिनेटली जालसाजों के लिए बहुत ही अच्छा स्वीट स्पॉट बन जाता है। दूसरा है कि आईटी बीपीओ फर्म्स के पास इतना सारा टाइप ऑफ डेटा है जिसमें कस्टमर डेटा, कस्टमर एक्सेसिंग डेटा, कस्टमर डेटाबेसेस डेटा, इस सब का अगर उन लोग मिश्रण करते हैं और सिक्योरिटी में एक छोटी सी भी लूप होल हो, क्योंकि अटैकर को सिर्फ एक बार जीतना है आपके इंट्रूजन करने के लिए, आपको हर बार जीतना पड़ता है अगेंस्ट द अटैकर कि आपके सिस्टम्स में इंट्रूजन ना हो। तो अगर आप उसकी प्रोबेबिलिटी देखें, अटैकर को सिर्फ एक ही वो मुद्दा चाहिए, एक ही वो चांस चाहिए आपके सिस्टम्स में आए। एंड जहां तक जितने भी आईटी कंसल्टेंसी एंड बीपीओ फर्म्स हमने देखे हैं, ये कॉल सेंटर्स है, ये रिलेटेड कस्टमर केयर सेंटर्स है जहाँ आपके पास बैंक्स का, अमेजोन जैसी ई कॉमर्स प्रोफाइल्स का काफी सारा डेटा पड़ा हुआ होता है। यहाँ के ये स्वीट स्पॉट होने की वजह से और डिफरेंट टच पॉइंट्स आने की वजह से ये एक स्पॉट बन जाते हैं जालसाजों के लिए अटैक करने। हमारे पास अगर मैं एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करूं दीपिका, क्या वाकई वो इतना सशक्त है, क्या वो वाकई इतना मजबूत है? क्योंकि अगर हम बाकी कंट्रीज देखते हैं काफी नीचे है उससे, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, नंबर 1 पर तो भारत है। आपने काफी रीजन भी गिनाए कि किस वजह से भारत साइबर ठगों के निशाने पर आता है। क्यों अब तक जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन प्लेस नहीं है? डेफिनेटली डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हमने देखा है, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि डेटा प्रोटेक्ट हो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जड़ है। इंफॉर्मेशन लीक होती है, इंफॉर्मेशन गलत लोगों के हाथ में जाती है, तो डेफिनेटली वो इसका गलत फायदा उठाएंगे ही। अब इसके बाद किया क्या जा सकता है? और आप एक एक्ट लेकर आ गए, लेकिन उसके बाद क्या इम्प्लीमेंटेशन का क्या होगा? करेक्ट जी, आपने जरूर सही कहा कि एक्ट्स आ गए हैं, हमारे फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, पर उनका इवॉल्व होना बहुत ही जरूरी है।
अभी हम हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 की बात करते हैं, जिसके अमेंडमेंट्स 2018 और 2021 में आए थे। पर उन 18 सालों में उस पूरे एक्ट में साइबर क्राइम नामक शब्द भी नहीं था। ऐसी नहीं कि साइबर क्राइम अभी ही इन्वेंट हुआ है, साइबर क्राइम 1980s 1970s के जमाने से शुरू हो रहा है। इंक्लूजन ऑफ ऑल ऑफ दीज टर्म्स, मोबाइल डिवाइसेस, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, एक्ट को भी उस तेजी से इवॉल्व होना है। जितने भी हमारे अमेंडमेंट्स आ जा रहे हैं, ये रिएक्टिव है रादर देन प्रिवेंटिव इन नेचर। अगर एक रिएक्टिव होते तो जैसे ही क्राइम हो रहा है उसके बाद एक्ट्स आएंगे, उसके बाद उसका एनफोर्समेंट प्रोसीजर आएगा। बट जब तक ये एनफोर्समेंट में आता है उसका जेस्टेशनल साइकिल बहुत बड़ा हो जाता है। आज ही की मैं बात करूंगी, सरकार ने इनफैक्ट ट्राई ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है विच इज द नेशनल कंसेंट एक्ट। इसमें जो भी हमें टेलीकॉलर, स्पैम्स और इन सब के इनपुट्स आते हैं, उन्हें हमारा कंसेंट चाहिए होगा हमें कांटेक्ट करने के लिए। पर अभी इसका अवेयरनेस काफी कम है। तो आई थिंक अगर सरकार भी एक अच्छी अवेयरनेस ड्राइव रखे जहाँ पे कंज्यूमर को अवेयर हो कि उनके सहूलियतों के लिए कौन से एक्ट्स है, और दूसरा जो भी अप्रोच रखी है वो ज्यादा प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव रखे। क्योंकि अभी हम दूसरे डेवलप्ड नेशंस में अगर देखेंगे, वहां पे वो प्रिडिक्टिव अप्रोच रख रहे हैं जहां वो फोरकास्ट करते हैं कि लोग ऐसे क्राइम्स कर सकते हैं, इससे उनके जो जॉइंट कोऑपरेशन कमिटीज है वैसे लॉज एंड एक्ट्स बनाते हैं। दूसरा है सरकार को प्राइवेट बॉडीज के साथ, फाउंडेशंस के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए, जिससे कि वो जो टूल्स बना रहे हैं टू चेक कि अगर कोई स्पैम लिंक है, अभी हमारे त्योहारों का टाइम हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे स्पैम लिंक्स आएंगे। इसमें जैसे aispamdetective.com, इस पे आप सिर्फ पेस्ट कर दे, आपको पता चल जाएगा कि मैसेज सेफ है या नहीं। दूसरा, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, नेशनल साइबर हेल्पलाइन 1930, इस चीज का जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार होगा तो एटलीस्ट कंज्यूमर के पैसे या उनका डेटा नहीं जाएगा। तो यही कुछ सजेशंस होंगे। और अगर एक्ट की बात की जाए तो डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑलरेडी है, पर उसमें अभी एनफोर्समेंट लाने को रूल्स डिफाइन नहीं किए गए। मेरी यही गुजारिश रहेगी कि जितना जल्दी से जल्दी एक फ्रेमवर्क और रूल्स पुख्ता तरीके से डिजाइन किया जाए विद ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, उतना ही जल्दी से हम इस सारे प्रॉब्लम्स को कंसिडर भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। हम जैसे आपने अभी एप्स का जिक्र किया, कई एप्स हम डाउनलोड करते हैं, कभी कोई हमें जरूरत पड़ जाती है, मतलब इंडिविजुअल लेवल की मैं बात करें, क्योंकि अब स्मार्टफोन तो हर किसी के हाथ में है। ऐप स्टोर गए और वहां पर तो एक लंबी लिस्ट होती है, आपने कोई एक ऐप डाउनलोड करना है या कोई बाइंग शॉपिंग साइट डाउनलोड करनी है, उसके बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। क्रेडिबल साइट को कैसे पहचाना जा सकता है कि ये हम जो ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या साइट को डाउनलोड कर रहे हैं वो सही है कि फर्जी है? क्या इसके कुछ चेक्स हैं? जरूर। अभी अगर सिर्फ मैं एप्स की बात करती हूँ तो फिलहाल हमारे इकोसिस्टम में गूगल फोन्स है, दैट इज एंड्रॉयड फोन्स एंड एप्पल फोन्स। अभी अगर हम एप्स की बात करें तो जितने भी ये OEMs या कंपनी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जैसे गूगल, सैमसंग या एंड्रॉयड फोन मैन्युफैक्चरर्स, इनके खुद के रजिस्टर्ड ऐप स्टोर्स होते हैं। दूसरा, अगर हम एक कॉमन रिपोजिटरी चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे उन्होंने इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं। गूगल ने भी अपनी गलती से सीखा, क्योंकि लास्ट ईयर उनको भी 1300 करोड़ एंड 700 करोड़ का फाइन हुआ था, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी को उतना मद्देनजर और ध्यान नहीं दिया था। इस पे गूगल प्ले स्टोर की एक अहम भूमिका है, सैमसंग प्ले स्टोर या जितने भी OEMs है, मैं यही गुजारिश करूंगी कि वहीं से डाउनलोड करें। जब कोई भी आपको एक रिलेटेड मैसेज आए कि आपको ये डिस्काउंट मिलेगा या आपको एक ऑफर मिलेगा, अगर आप इस वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करें, उस पर थोड़ा शक जाहिर करें, क्योंकि अगर आप वहां पे अगर आपको एक ऑफर मिल रहा है, वहां पे आप सोचे कि देयर इज नो फ्री लंच, वो आपको क्यों एक ऑफर देगा, क्यों एक डिस्काउंट देगा, ऐसे करके वो क्यों आप पे मेहरबान हो रहे हैं। इससे अच्छा है कि जो रजिस्टर्ड प्ले स्टोर है, जाकि एप्पल फोन्स के लिए एप्पल ऐप स्टोर, वहां पे सिक्योरिटी चेक्स एंड बैलेंसेस अच्छे से लिखे हैं, एंड आपकी जो भी फोन में डिफॉल्ट सेटिंग्स है जहां से वो अननोन सोर्सेस से ऐप इंस्टॉल नहीं हो सकते, उसे प्लीज डिसेबल मत कीजिए। जब हम वेबसाइट्स पे या सोशल मीडिया पेजेस पे आते हैं तो उस पे 3-4 तरीके के जो चेक्स है वो आपको देखने पड़ेंगे। पहला है कि अगर आप कोई बैंक के वेबसाइट पे जा रहे हैं
तो बैंक के कस्टमर केयर नंबर या अपने रिलेशनशिप मैनेजर से कंफर्म कीजिए कि ये वही वेबसाइट लिंक है या नहीं। आपको अगर बैंक के यहाँ से कोई ईमेल आ रहा है, प्लीज उसका डोमेन नेम चेक कीजिए, इज इट एग्जैक्टली द सेम, और उसमें थोड़ी भी 19-20 का फर्क दिखा, इमिडिएटली शक जताइए और अपने बैंक के आरएम को या कॉल सेंटर को जरूर कॉल कीजिए। दूसरा, अगर हम शॉपिंग वेबसाइट्स का देखते हैं या शॉप्स या रेस्टोरेंट्स का देखते हैं, तो 2 से 3 बार कंफर्मेशन जरूर करें कि वहां पे द कनेक्शन इज सिक्योर, जो एक लॉक का सिंबल आता है। दूसरा, या ये वेबसाइट दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट से रजिस्टर्ड है। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे एक ब्लू टिक या एक ग्रीन टिक है विच इज अ वेरिफिकेशन सिंबल। ऐसे करके हम 2-3 अगर लेवल्स ऑफ चेक एंड फिल्टरिंग रखेंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि ये वेबसाइट फेक है या रियल है। और थोड़ा भी वहां शक हो या बिफोर मेकिंग अ पेमेंट, आप मेक श्योर कीजिए कि ये सही वाली वेबसाइट है बाय आइदर कॉलिंग योर बैंक, या फिर आप उसी वेबसाइट पे उतना ही पैसा डालें जितना आप लूज करने की क्षमता रखते हैं। आप रियल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स या उसका इस्तेमाल ना करके वर्चुअल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, वर्चुअल एड्रेस नंबर जैसे कि हमारे यूपीआई है, उसका इस्तेमाल करें। उससे अगर वो वेबसाइट फेक भी हुई तो उनको उतना ही छोटा सा लॉस होगा और उनको रियल डिटेल्स नहीं पता चलेंगे। तो जितना हम हमारी डिजिटल आइडेंटिटी को डिसएसोसिएट कर सकते हैं, उससे हमारे जितने भी लॉसेस है उसको हम बहुत ही कम कर सकते हैं और हमारे साथ फ्रॉड्स नहीं होंगे, स्पेशली अभी त्योहारों वाले टाइम पे। बिल्कुल। तो डिजिटाइजेशन की तरफ तो पूरा भारत बढ़ ही रहा है, ज्यादा से ज्यादा हम डिजिटली एडवांस्ड हो रहे हैं, लेकिन हमें उतना अवेयर होने की भी जरूरत है, जैसा दीपिका ने बताया, क्योंकि अवेयरनेस की, डिजिटल अवेयरनेस की लोगों में काफी ज्यादा कमी है। हाथ में स्मार्टफोन तो आ जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करना है ये कई बार हमें मालूम नहीं होता है। इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं जिसका जिक्र किया दीपिका ने, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब वक्त हो गया है दिवाली ऑफर में अनिल सिंघवी से उनकी पसंद का शेयर जानने का। टानला सॉल्यूशंस, ये है स्टॉक आज मेरे रेडार पर। और बेसिकली क्लाउड कम्युनिकेशन बिजनेस में है ये कंपनी और मार्केट लीडर है। सी पास करके जो इनका प्रोडक्ट है उसमें 35% मार्केट शेयर है। एनएलडी नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स में इसमें करीबन इनका 45% मार्केट शेयर है। और इनके क्लाइंट्स में सारी दिग्गज, आप टेलीकॉम ऑपरेटर कह रहे हैं या बैंक्स कह रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, जो इनके क्लाइंट्स हैं। पहली चीज़ क्यों पसंद है, टॉप क्लास प्रमोटर हैं। प्रमोटर्स इस बिजनेस की जबरदस्त समझ रखने वाले हैं। उदय कुमार रेड्डी और पूरी जो टीम है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरीके से ग्रोथ करने का कंपनी का इरादा है। तो नए एक्विजिशन जो है वो आगे चलते हुए कंपनी की ग्रोथ लगातार इंश्योर करेंगे। ये कंपनी रियल टाइम एसएमएस फिशिंग सॉल्यूशन पे काम कर रही है और ये जल्द लॉन्च होने की तैयारी में, टेस्टिंग फेज में चल रहा है, अप्रूवल फेज में चल रहा है। डेट फ्री कंपनी है, नेट कैश कंपनी के पास है 545 करोड़ का। और क्या चाहिए आपको, बड़े कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कंपनी का, रेवेन्यू की 5 साल की ग्रोथ है 33% CAGR। अगर आपको लगता है ये ज़्यादा है तो गलत लगता है, क्योंकि मुनाफे की 5 साल की CAGR देखिए 93% है। इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ के साथ कंपनी का, और आगे भी हमें लगता है कि ग्रोथ की जो ट्रेजेक्ट्री है वो बनी रहेगी। उस हिसाब से हमें लगता है कि खरीदारी करने का मौका है। अपसाइड की गुंजाइश भी काफ़ी है। 1250, 1400 और 1500 ये 3 टारगेट 1 साल के लिए लेकर चल सकते हैं। त्योहारी सीजन में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। अब किसी प्रोडक्ट की खरीद के बाद जब तक उसका इंस्टॉलेशन नहीं हो जाता तब तक गारंटी शुरू नहीं होगी। यानी आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो उसके इंस्टॉलेशन में कुछ दिनों या फिर हफ्तों का समय लग जाता है, लेकिन प्रोडक्ट की खरीद के साथ ही उसकी वारंटी का समय शुरू हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब तक प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन नहीं होगा तब तक वारंटी शुरू नहीं होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हैं दिल्ली से संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, जरा जानना चाहेंगे कैसी राहत है उपभोक्ताओं को ये, मतलब जब तक इंस्टॉलेशन नहीं तब तक गारंटी या वारंटी की शुरुआत नहीं, क्या है नया प्लान? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सामान खरीदते हैं और उसकी डिलीवरी हमारे घर तक होते होते 5 से 10 दिन लग जाते हैं। कई बार तो ऐसा कोई सामान जो कि रेयरली उपलब्ध हो, महीनों बाद भी डिलीवर होता है। कई बार उस सामान में ऐसा भी होता है कि कोई खराबी है और वो सामान वापस जाता है, फिर दोबारा आता है। इसके साथ साथ इंस्टॉलेशन के दौरान कई सारी चीजें नहीं होती, इंजीनियर या टेक्नीशियन का उपलब्ध नहीं होना, इस तरह की कई सारी दिक्कतें हैं
और ऐसे में जो टाइम पीरियड है जो कि उपभोक्ता ने उस सामान का इस्तेमाल नहीं किया और वो टाइम पीरियड बिना उसके इस्तेमाल के भी उस प्रोडक्ट की गारंटी के साथ जुड़ा होता है, उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने आज एक बड़ी पहल करते हुए सभी कंपनियों को जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स के उत्पादक है, यानी कि टीवी, फ्रिज, होम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के जो उत्पादक हैं, उन सबको एक चिट्ठी लिखी है और उनसे कहा है कि अपने पूरे नेटवर्क में इस तरह की सूचना दीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इंस्टॉलेशन यानी कि जब उपभोक्ता अपना सामान अपने घर पे पा जाए, उसका इस्तेमाल करना शुरू करे, उस तारीख से जब आपका टेक्नीशियन आपको ये आश्वस्त कर दे कि इसके घर पे ये इंस्टॉलेशन हो चुका है, उस तारीख से उसकी गारंटी की शुरुआत की जाए, वारंटी की शुरुआत की जाए। क्योंकि जो चीजें जो उपभोक्ता ने कोई सर्विस अवेल नहीं की है, उसके लिए उस टाइम पीरियड के लिए उसका जो गारंटी का समय है वो खत्म करना एक तरह से अनफेयर होगा उसके उपभोक्ता के अधिकारों के लिए और एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और इसको आपसी बातचीत के दौरान इसको हल किया जा सकता है, इसको सुधारा जा सकता है। सबसे बड़ी वजह यह है इस दौरान इस तरह की शिकायत की कि एनसीएच पे हमने देखा था कि हाल के दिनों में कई सारी ऐसी शिकायतें मिली थी उपभोक्ता मामले मंत्रालय को, जिसमें लोगों ने कहा था कि हमने प्रोडक्ट मंगाया, प्रोडक्ट खराब था, उसको रिप्लेस करने में महीनों लग गए। उसके बाद जब हमने उसको दोबारा क्लेम करने की कोशिश की तो ये कहा गया कि आपकी गारंटी वॉइड हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, 1 महीने का ही टाइम था। वो 1 महीने का टाइम इतना कम था जो जबकि उपभोक्ता ने उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया था। इसी सब चीजों को हल करने के लिए आज उपभोक्ता मामले सचिव रोहित सिंह ने एक चिट्ठी लिखी है उन सभी उत्पादकों को, ई कॉमर्स कंपनियों को, और ये कहा है कि जब प्रोडक्ट उस व्यक्ति के घर में इंस्टॉल हो जाए उसके बाद से शुरू किया जाए उसका जो गारंटी और वारंटी का कैलकुलेशन है, ना कि उस तारीख से जो कि डेट ऑफ परचेज है। एक बड़ी पहल है, एक अच्छी सहूलत होगी आम आदमी के लिए, एक खरीदार के लिए, क्योंकि ऐसे समय में उसके लिए एक बड़ा एक्सटेंडेड टाइम मिल जाएगा। स्वाति जी, धन्यवाद करेंगे अमरीश आपका इस पूरी खबर पर ज्यादा डिटेल्स देने के लिए। कोविड के बाद ये पहली दिवाली है जब दीपों की रोशनी दिलों को रोशन कर रही है। लोग घरों से निकलकर शॉपिंग के मूड में है, मस्ती मजाक और पार्टी के मूड में है। हमारी सहयोगी एकता सूरी ने मुंबई के फीनिक्स पैलेडियम मॉल में लिया इस मस्ती का जायजा। ये दिवाली खुशियों वाली, और मैं हूँ मौजूद इस समय मुंबई के सबसे बड़े मॉल्स में से एक फीनिक्स पैलेडियम में, जहाँ लोग गिफ्ट्स खरीदने के मूड में हैं, मस्ती के मूड में हैं और माहौल को, फेस्टिविटीज को खुशनुमा तरीके से एंजॉय करने के मूड में हैं। This is Diwali time. It's shopping time. मजा करना, मौज करना, मस्त लाइटिंग एंड ऑल। मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, नो डाउट एक्सचेंज स्वीट्स ऑल्सो। दिवाली का मतलब है जगमगाहट, दोस्तों के साथ मिलना, मौज मस्ती करना और पार्टी करना। इसलिए दिग्गज ब्रांड मसलन की H&M भी स्टोर पे सेल को भूलकर पार्टी दे रहा है अपने सारे बायर्स को। बहुत एक्साइटिंग है कि ये स्टोर दिवाली के टाइम पे सिर्फ ये स्पेशल पार्टी के लिए खुला है। मुझे तो मज़ा आ रहा है। आई कैन सी मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ पे हैं, शॉपिंग टाइम है, दिवाली है। बेस्ट वे टू मेक पीपल कम टुगेदर एंड सेलिब्रेट द कलेक्शन। सिर्फ हाई स्ट्रीट फैशन ही नहीं बल्कि बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स की इस दिवाली खूब सेल हुई है। तो ऐसे में इस दिवाली लक्ष्मी जी आपके घर भी पधारे। ये दिवाली खुशियों वाली रहे, सेहत वाली रहे। हैप्पी दिवाली जी की तरफ से एकता सूरी, जी मीडिया मुंबई। और ये दिवाली रियल्टी सेक्टर के लिए जबरदस्त साबित होने वाली है। खासकर पिछले साल के मुकाबले इस साल जनवरी से लेकर अब तक लग्जरी घरों की डिमांड में करीब 97% का उछाल देखने को मिला है। वहीं इस साल के सेकेंड हाफ में करीब 1.5 लाख घरों की रिकॉर्ड बिक्री की भी उम्मीद की जा रही है। दिवाली के जश्न में पटाखे तो रियल्टी सेक्टर में फूट रहे हैं। फूटे भी क्यों ना, घरों की बिक्री में आए जबरदस्त उछाल ने इस सेक्टर में फिर से जान फूंक दी है।
यानी ये कहना गलत ना होगा कि रियल्टी सेक्टर में फिर से बाहर लौट आई है। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट CBRE की माने तो इस साल के सेकेंड हाफ में करीब 1.5 लाख घरों की बिक्री का अनुमान है। इसकी एक बड़ी वजह त्योहारी सीजन है। घरों की डिमांड में आई तेजी के आंकड़े पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है, जबकि 2021 में जुलाई से दिसंबर के बीच घरों की कुल बिक्री 1,14,500 के करीब थी। 2022 में आंकड़ा बढ़कर 1,47,300 पर आ गया और अब इसके बढ़कर 1.5 लाख के करीब होने की संभावना रियल्टी सेक्टर को बूस्टर डोज देने का काम करेगी। इतना ही नहीं, रियल्टी सेक्टर को खाद पानी देने में लग्जरी घरों की डिमांड की भी बड़ी भूमिका है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी से सितंबर तक 4 करोड़ या इससे अधिक कीमत के 9,246 लग्जरी घरों की बिक्री दर्ज की गई, जो कि पिछले साल इसी दौरान हुई करीब 4,700 लग्जरी घरों की बिक्री से 97% ज्यादा है। वहीं महंगे घरों की बिक्री को लेकर एनरॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की रिपोर्ट की माने तो इस साल जनवरी से सितंबर के बीच देश के 7 मेट्रो शहरों में 1.5 करोड़ या इससे अधिक कीमत के करीब 84,400 घरों की बिक्री हुई है। यानी बड़े और लग्जरी घर को लेकर लोगों की चॉइस तेजी से बदली है। ये आंकड़े इसलिए भी चौंकाने वाले हैं क्योंकि हाल के दिनों में रेपो रेट बढ़ने से होम लोन की दरों में भी 1.5 से 2.5% तक की बढ़ोतरी हुई है। लग्जरी घरों की डिमांड में 37% के साथ सर्वाधिक उछाल दिल्ली NCR में देखने को मिला है। इसके बाद ये उछाल 35% के साथ मुंबई, 18% के साथ हैदराबाद और 4% के साथ पुणे में देखने को मिला है। इसके अलावा बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई में भी लग्जरी घरों की डिमांड में तेजी देखने को मिली है। घरों की बिक्री पर एनरॉक के हाल के डेटा की बात करें तो देश के 8 मेट्रो शहरों जैसे दिल्ली NCR, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता में इस साल जनवरी से सितंबर के बीच कुल 3,49,000 घरों की बिक्री हुई है। वही फेस्टिव सीजन के चलते अक्टूबर से दिसंबर के बीच पहली बार घर खरीदारों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला है। रियल एस्टेट सलाहकार कंपनी नाइट फ्रैंक की हाल की एक रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में लग्जरी घरों की कीमतें बढ़ने के मामले में मुंबई चौथे स्थान पर है। फिलहाल तो लोग घर की खरीदारी के साथ प्राइवेसी को भी ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिसके चलते महंगे घरों की डिमांड में तेजी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिवाली को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। इसमें जहां एक ओर गिफ्ट पैक की दुकानों पर लोगों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर मिठाइयां और चॉकलेट्स की दुकानों पर भी अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। तो इस साल कैसा है गिफ्टिंग का ट्रेंड, बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता सौरभ पांडे। दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। ऐसे में सभी लोग इस मौके को और खास बनाने के लिए जो है अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स तक गिफ्ट पहुंचाने की तैयारी में जुट गई हैं। क्या है इस बार का ट्रेंड और क्या दे रहे हैं इस बार लोग गिफ्ट्स में, जानने के लिए हम वहाँ पहुंचे हैं मुंबई के मस्जिद मार्केट में। आइए सीधा इन्हीं से बात करते हैं और समझते हैं। मैम, हम तो समझना चाहेंगे कि इस बार दिवाली की तैयारियां आप लोग किस प्रकार करें, अगर गिफ्टिंग की बात की जाए तो हर साल अलग अलग वैरायटी बनती है। एक टाइम बास्केट में अलग अलग असॉर्टेड गिफ्ट्स होते हैं, चॉकलेट्स हो गई, बिस्किट्स हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गया। उसके अलावा दिस ईयर हम एक कांच का एक ट्रे कर रहे हैं, उसके अंदर सेंटेड कैंडल, 3 wick, 2 wick, 1 wick कैंडल और साथ में सर्टेन ड्राई फ्रूट्स, वो तो एक वो होता ही है। दिवाली में हम लोग ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, डिफरेंट तरीके के बॉक्सेस लिए हुए हैं, ये सारे वो दे रहे हैं और चॉकलेट्स दे रहे हैं। बट मेनली दिवाली में ड्राई फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स और दिए सब गिफ्ट कर रहे हैं। मग हो गया तो उसके ऊपर फोटो छाप देते हैं और मग के अंदर ड्राई फ्रूट भर के जिसको देना है उसको हम वो गिफ्ट कर देते हैं। या फिर कैंडल्स होता है और कैंडल्स भी साइड में डाल देते हैं, मतलब वो दिए के लिए यूज हो जाता है। वो इस बार काजू बादाम पिस्ता का छोटा छोटा गिफ्ट, बड़ा बड़ा गिफ्ट बहुत ज्यादा जा रहा है और लूज के अंदर आदमी लोग गिफ्टिंग दे रहे हैं। 1-1 किलो की थैली बना के दे रहे हैं, 1/4 किलो का 4 आइटम, 100 ग्राम का 5 आइटम, ऐसा करके गिफ्ट जल्दी लोग ले रहे हैं। इस बार लोगों का कहना है कि उनकी तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है, अब इंतजार है तो सिर्फ दिवाली का, ताकि उनकी दिवाली और हैप्पी हो सके। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट अनिल गुप्ता के साथ सौरभ पांडे, जी मीडिया। और अब बात करते हैं बाजार की। बाजार में लगातार तीसरे दिन सपाट कारोबार देखने को मिला। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 143 अंकों की गिरावट के साथ 64,832 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 48 अंक फिसलकर 19,395 के स्तर पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी 24 अंक चढ़कर 43,683 पर बंद हुआ। रियल्टी, ऑटो और बैंक शेयरों में खरीदारी रही।
और मार्केट में आज कहां सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, बाजार का दिन भर का हाल बता रहे हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे। देखिए, वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में हल्के लाल निशान के साथ क्लोजिंग देखने मिली है। हालांकि हमारी शुरुआत इतनी बुरी नहीं थी, शुरुआत ठीक ठाक थी और उसके बाद हम एक दायरे में ट्रेड कर रहे थे। लेकिन सेकंड हाफ में अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तर से प्रेशर देखने मिला और उसके बाद आपने देखा कि निफ्टी सेंसेक्स में लाल निशान में क्लोजिंग हुई है। हालांकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आज कंपेरेटिवली कम प्रेशर था, लेकिन हाँ, स्मॉल कैप मिड कैप अगर आप देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख के आपको पता चलेगा कि प्रेशर थोड़ा गहराया हुआ था। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट अगर किसी चीज़ का देखने मिला तो वो नतीजों का देखने मिला, और क्योंकि काफ़ी सारे एफएनओ कंपनियां, काफ़ी सारे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, तो उसके चलते इन स्टॉक्स में एक्शन काफ़ी ज़्यादा भरपूर था। सबसे पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करते हैं तो आज M&M, इसमें भरपूर तेज़ी देखने मिली। वहीं अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स थे जिनमें आज जम के खरीदारी हुई है। लूजिंग एंड पे अडानी एंटरप्राइजेस, HUL, ONGC नतीजों के पहले इसमें दबाव है। वहीं टाटा कंज्यूमर्स में थोड़ा बहुत गिरावट देखने मिली। फोकस में आज PFC का स्टॉक था। इनफैक्ट जितने भी पावर रिलेटेड स्टॉक्स थे और खासकर PFC और REC में आज भरपूर तेजी देखने मिली। PFC के नतीजे आए, साथ ही साथ CLSA ने अपना लक्ष्य बढ़ाया तो उसका भी असर देखने मिला। इसके लिए CLSA में आज, माफ कीजिएगा, PFC में आज 4 से 5% के आसपास की तेजी थी। वहीं मेट्रोपोलिस, यहाँ भी अच्छे खासे गेंस थे। MCX नतीजों के बाद यहाँ पे गिरावट थी और नैल्को नतीजों के बाद इस स्टॉक में भी अच्छा खासा प्रेशर देखने मिला। तो अब गेनर्स की बात करें तो BASF इंडिया, यहाँ पे तेजी थी। सन फार्मा, एडवांस, हुतमा की इंडिया, वेल्सपन कॉर्प, यहाँ पे अनिल सर ने आपको सुबह सुबह खरीदारी की सलाह भी दी थी और देखिए दिन भर स्टॉक में अच्छी खासी खरीदारी थी। वही लूजिंग एंड पे एमटार टेक कंपनी के नतीजे तो फिर भी थोड़े बहुत ही कमज़ोर थे, लेकिन जो गाइडेंस इन्होंने कट किया उसका असर देखने मिला। KRBL, बजाज कंज्यूमर, मिश्र धातु जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे प्रेशर देखने मिला। तो वैसे तो अगर आप देखेंगे तो एक मिला जुला कारोबार था, लेकिन हाँ, सेकेंड हाफ में जो प्रेशर आया है उसके कारण आपने देखा कि एक नेगेटिव क्लोजिंग जो है वो निफ्टी की देखने मिली है। और आइए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। हमास और इजरायल के बीच भीषण जंग जारी है। गाजा में इजरायली सेना ने कई सुरंगों को तबाह कर दिया है। बीते 24 घंटे में गाजा में 200 लोगों की मौत हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से साफ किया कि इजरायली बंधकों की रिहाई तक कोई युद्ध विराम नहीं होगा। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि कतर की कूटनीति कितनी काम आती है। युद्ध के मैदान में जब शत्रु कमजोर होता है तब वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। इन्हीं में से एक है भेष बदलकर हमला करना। खुलासा हुआ है कि हमास ने इजरायल पर हमला किया तो इजरायल के ही सैनिकों के भेष में किया। वहीं और यही वजह है कि अब इजरायल भी जवाबी कार्रवाई में हमास को उसी के सीक्रेट सुरंगों में दफन कर रहा है। और इसी के साथ नेतन्याहू ने आतंकियों के खिलाफ छेड़ दिया है ऑपरेशन काल नेमी। אנחנו פועלים בתוכה, אנחנו מעמיקים את הלחץ על החמאס מדי שעה, מדי יום. हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुके नेतन्याहू का गाजा में ऑपरेशन कालनेमी शुरू हो गया। हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजरायली फौज का प्लान बी यानी मिशन नेस्तनाबूद एक्शन में है। और इसके तहत इजरायली सेना ने गाजा के वेस्ट जबालिया में एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हमास और इस्लामिक जिहाद के एक प्रमुख ठिकाने को अपने कब्जे में ले लिया। और इजरायली सेना की नहाल इन्फेंट्री ब्रिगेड ने 10 घंटे की लड़ाई में आतंकी संगठन हमास के दर्जन भर से ज्यादा दहशतगर्दों को मौत की नींद सुला दिया। इजरायली सेना के इस ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान जबालिया में हमास की कई सुरंगें मिली जिनमें हथियार छिपा कर रखे गए थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने इन सुरंगों को बुलडोजरों से खोदा और सुरंगों में एक एक करके बारूद भरा और धमाका कर इन्हें उड़ा दिया। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही इजरायली सेना ऐसे ही हमास के सुरंगों के मकड़जाल पर धावा बोल रही है। गाजा शहर के नीचे बसे बारूदी तहखानों को धुआं कर रही है। जिन सुरंगों में हमास के आतंकी बैठकर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं, IDF उन्हें वहीं पर दफन कर देगी।
सुरंगों का पाताल लोक हमास के आतंकियों की कब्रगाह बन जाएगा। यानी हमास का अंत उसी कालनेमी की तरह होगा जो रूप बदलकर इजरायली सेना को छल और कपट के युद्ध में उलझाए हुए है। कालनेमी की तरह हमास ने भी 7 अक्टूबर को वेश बदलकर हर लक्ष्मण रेखा लांघते हुए इजराइल पर हमला किया था। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने हर सीमा लांघकर इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया। हमास के आतंकियों ने बच्चों को ढाल बनाया, बच्चों के स्कूल में रॉकेट लॉन्चर लगा दिए, तो वहीं पार्क में बारूदी सुरंग बिछाकर इजरायली फौज को चकमा देने की कोशिश की। यही नहीं, हमास के आतंकियों ने बच्चों के स्कूल बैग में भी बारूद भरकर युद्ध में इस्तेमाल किया। हमास के आतंकियों ने गाजा में आम जनता के सेफ जोन को आतंक का अड्डा बना लिया। इजरायली लोगों को बंधक बनाकर हमास ने खतरनाक प्लान बनाया, बंधकों पर मोल भाव कर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। सीज फायर के लिए इजराइल पर दबाव बनाने की कोशिश भी हमास की तरफ से हो रही है। वहीं इजरायली सेना ने एक बार फिर साफ कर दिया, वो हमास के खात्मे तक नहीं रुकने वाली। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि सीज फायर यानी युद्ध विराम का सवाल ही नहीं उठता। अमेरिका कुछ दिनों के लिए युद्ध रोकने की पैरवी कर रहा है, जबकि इजराइल हमास के खात्मे और सभी बंधकों की रिहाई तक जंग जारी रखने की मूड में है। हालांकि खबरें आ रही हैं कि युद्ध विराम की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए 15 इजरायली बंधकों को रिहा किया जा सकता है, लेकिन नेतन्याहू ने हमास की साजिशों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी को और विध्वंसक बना दिया है। यानी आईडीएफ अब हमास के संपूर्ण विनाश के बाद ही विराम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 34 दिन से इजराइल जल रहा है। हमास के हमले के बाद से वहां जिंदगी सिसक रही है, लेकिन कहते हैं हर अंधेरे की नई सुबह होती है, और इसी भरोसे के साथ इजराइल के लोगों के लिए दिवाली के मौके पर उम्मीद का दिया जलाया जा रहा है। इजराइल पर छाए हमास के आतंक के अंधियारे को खत्म करने के लिए दुनिया में विश्वास की लौ जल रही है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हमास से भीषण युद्ध के बीच भारत में इजरायली राजदूत नाओर गियोन ने उम्मीद की लौ जलाई है। उम्मीद हमास के चंगुल से बंधकों की रिहाई की, उम्मीद अपने लोगों की सुरक्षित घर वापसी की, जिन्हें हमास के आतंकी 1 महीने से ज्यादा समय से अपने कब्जे में रखे हुए हैं। सात अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल के कई शहरों में कत्लेआम मचाया और इजरायली नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि करीब 250 नागरिकों को अगवा करके गाजा ले गए, जिनका अब तक अता पता नहीं है। हमास के साथ इजराइल की जंग जारी है और इस बीच इजराइल के राजदूत ने दिवाली के मौके पर दिया जलाकर भावुक पोस्ट किया और 140 करोड़ भारतीयों से अपने नागरिकों की रिहाई के लिए दिया जलाने की अपील की। दिवाली भगवान राम के 14 साल बाद अयोध्या वापसी की खुशी में मनाई जाती है। इजरायली राजदूत को भरोसा है कि जिस तरह रावण का संहार भगवान राम ने किया, उसी तरह इजराइल भी हमास का खात्मा करके अपने नागरिकों को लेकर आएगा। वहीं अमेरिका में भी इजराइल हमास युद्ध के बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने आवास पर दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने अपने संदेश में कहा कि रोशनी का त्योहार मनाना चाहिए। इजराइल हमास युद्ध का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, हम दिवाली ऐसे समय में मना रहे हैं जब हमारी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। विशेष रूप से इजराइल और गाजा से आने वाली रिपोर्ट्स को देखना बहुत ही दुखद है। मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि हम दिवाली मनाएं। ये त्योहार प्रकाश का जश्न मनाने के बारे में है। भारत के रोशनी के त्योहार दिवाली के मौके पर एक और इजराइल को जहां नागरिकों के सुरक्षित वापसी की उम्मीद है, तो वहीं 7 समंदर पार ब्रिटेन में दिवाली को लेकर उत्साह का माहौल है। दिवाली से 2 दिन पहले ही ब्रिटेन का डाउनिंग स्ट्रीट यानी लंदन में प्रधानमंत्री आवास दिए की रोशनी से जगमगा उठा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ अपने आवास पर शानदार दिवाली का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय परंपरा के अनुसार दिवाली मनाई। दिवाली के लिए मनाए गए जश्न के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू परिवार भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
इजराइल हमास युद्ध के बीच मिडिल ईस्ट में एक और जंग का आगाज हो चुका है और इस वॉर का सेंटर है सीरिया, जहां अमेरिकी एयर स्ट्राइक ने ईरान की टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान समर्थित आतंकियों के ठिकाने पर बमबारी करके सैनिकों पर अटैक का बदला लिया है। वॉर के इस तीसरे फ्रंट में और क्या क्या हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 34 दिन से गाजा सुलग रहा है। 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन युद्ध थमने की बजाय और भड़कता जा रहा है। अब इस युद्ध की आग में अमेरिका भी खुले तौर पर कूद चुका है और उसका निशाना बने ईरान समर्थित आतंकियों के ठिकाने। अमेरिका ने सीरिया में लड़ाकू विमान F-15 से बम बरसाए, जिसमें विद्रोही गुट से जुड़े 9 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिका ने इस कार्रवाई को उनकी सेना पर हमले का बदला बताया है। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका ये भी दावा कर रहा है कि वो ईरान के साथ जारी तनाव को बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन सीरिया के लोग इस हमले का जिम्मेदार अमेरिका को नहीं बल्कि इजराइल को बता रहे हैं। लोगों का दावा है कि हवाई हमले में कम से कम 15 लोगों की जान चली गई। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने सीरिया में ईरान से समर्थन पाने वाले विद्रोही संगठनों को निशाना बनाया हो। 2 हफ्ते पहले भी अमेरिका ने सीरिया में ईरान के हथियार डिपो को निशाना बनाया था। उस वक्त अमेरिका ने ईरान को ऐसा न करने की खुली चेतावनी दी थी। अमेरिका खुले तौर पर ईरान को धमकियां दे रहा है, लेकिन ईरान के तेवर नर्म नहीं पड़े हैं। गाजा में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से खफा ईरान पहले ही अमेरिका को सबक सिखाने की बात कह चुका है। अमेरिका शुरू से ही इजराइल के सपोर्ट में है, तो ईरान हमास का साथ देता आया है। ऐसे में अमेरिका और ईरान की दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। ईरान 7 अक्टूबर के बाद से अब तक सीरिया और इराक में अमेरिकी सैनिकों पर 40 बार हमला कर चुका है। सीरिया की तरह यमन में भी ईरान समर्थित विद्रोहियों की जमात है, जिनमें से एक हैं हूती, जिन्होंने अमेरिका के सबसे ताकतवर ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराया है। अमेरिकी रक्षा अधिकारी के मुताबिक इस ड्रोन पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइलों से हमला किया। हूती विद्रोही इस हमले को अमेरिका से अपना बदला बता रहे हैं। इसके अलावा हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर भी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। इसका वीडियो भी जारी किया है। उधर हिजबुल्लाह भी लेबनान से लगातार इजरायली शहरों को निशाना बना रहा है। इसके जवाब में इजरायली सेना बॉर्डर एरिया में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रही है। तस्वीरें दक्षिण लेबनान की हैं, जहां कफर किला गांव में इजरायली गोलाबारी के बाद आसमान में धुएं का गुबार देखा जा सकता है। लेबनान सीमा पर 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच झड़पें हो रही हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल और अमेरिका को गाजा के बाहर युद्ध फैलने की धमकी दी है। हिजबुल्लाह खुले तौर पर हमास का समर्थन कर रहा है, जो कि ईरान समर्थित आतंकी संगठन है, और हमास का सबसे बड़ा हमदर्द भी ईरान को ही माना जाता है। ईरान से ही हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग मिली, उन्हें फंडिंग की, आधुनिक हथियार दिए। यही वजह है कि ईरान इजराइल के निशाने पर भी है। अगर इजराइल को चोट पहुंचेगी तो दर्द अमेरिका को भी होगा। इस बात को ईरान अच्छे से समझता है। अब अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद ईरान की तरफ से बदले की पूरी गुंजाइश है। देखना होगा कि सीरिया में अमेरिका और ईरान के इस घमासान का आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 डिग्री में बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।